बड़े लॉकडाउन के बाद जब देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, तब जून में केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र से संबंधित 3 अध्यादेश लाए। उनका वर्णन केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक और अद्भुत जैसे शब्दों में किया और ये बताया कि उनसे किसानों का कितना फायदा होने वाला है तथा कृषि क्षेत्र में कितनी क्रांति आने वाली है। उन अध्यादेशों का अध्ययन करके किसान कृषि विशेषज्ञों ने उनमें उल्लेखित कुछ बातों पर आपत्ति जताकर सरकार से उन पर चर्चा की मांग की। जब उनकी मांग अनसुनी हुई, तो विरोध में किसानों ने रैलियां भी निकाली। सितंबर में संसद के वर्षाधिवेशन में सरकार ने विरोध के बावजूद भी उन अध्यादेशों को पारित किया और उसी महीने में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करके उनमें से 2 को कानून में परिवर्तित किया है। आखिर ये अध्यादेश जो अब कानून बने हैं, वो है क्या? कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधित विधेयक 2020। कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 किसानों को कई देश में कहीं भी अपनी उपज को बेचने की स्वतंत्रता, इस काम में लगने वाले परिवहन खर्चे को कम करने तथा उन्हें बेहतर कीमत मिलने तथा इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को बढ़ावा देने की बात करता है। मैं आपके माध्यम से सदन को भी और देश को भी यह बताना चाहता हूं कि जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश है, इसके मामले में किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह अध्यादेश एक तौर से कृषि के क्षेत्र में आज़ादी उपलब्ध कराने वाला है। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पहले से ही किसानों को कीमत तय करके व्यापारियों से व्यापार करने तथा बिना बिचौलियों के व्यापार करने, मार्केटिंग का खर्चा कम करने और किसानों की आय बढ़ाने तथा बाजार की अनिश्चितता को स्पॉन्सर पे डालने की बात करता है। और तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस विधेयक के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की सूची में से दलहन, तिलहन, प्याज, आलू इनको हटाया गया है। दूसरी बात यह है, मुख्य उद्देश्य है इसका है कि कृषि संरचनात्मक ढांचे में जैसे शीतगृह में निजी निवेश को बढ़ावा देना। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के कुछ प्रावधान हमेशा आड़े आते रहे हैं। बदलते हुए समय में इसमें भी बदलाव किया है। दालें, आलू, खाद्य तेल, प्याज जैसी चीजें अब इस एक्ट के दायरे से बाहर कर दी गई है। इन सुधारों से कृषि में निवेश बढ़ेगा, किसानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलेगी, किसानों के उत्पाद और आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेंगे। साफ है कि इन सुधारों के बाद खेती से जुड़े बहुत सारे छोटे बड़े उद्योगों के लिए बहुत बड़ा मार्ग खुलेगा। ग्रामीण उद्योगों की ओर देश आगे बढ़ेगा। इन तीनों कानूनों के अंदर एक भी क्लॉज ऐसा नहीं है जो किसान के फायदे के लिए बनाया गया हो कि सारे के सारे कानून केवल कंपनी के फायदे के लिए बनाए गए हैं। और एक हम और सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार कहती है किसानों को बड़ा फायदा होगा, बड़ा फायदा होगा। अरे भाई, हम नहीं अपना फायदा करवाना चाहते, हम तो ऐसे ही ठीक है। सरकार अब जबरदस्ती हमारा फायदा क्यों करना चाहती है?
मंत्री पुटिंग फार्मर फर्स्ट नाम की 106 पन्ने की किताब छापने में बिजी थे। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैदराबाद में होने वाले चुनावों की तैयारी में बिजी थे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर इस बैठक में स्टबल बर्निंग और विद्युत संशोधन विधेयक के मामले में जो किसानों की मांगे थी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया। यह जो दोनों विधेयक हैं ये खेती को मुनाफे में लाने वाले, किसान को आज़ादी दिलाने वाले और खेती को उन्नत बनाने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक के माध्यम से किसान को अपनी उपज किसी भी स्थान से किसी भी व्यक्ति को बेचने का अधिकार होगा। सरकार ये कह रही है कि इन विधेयकों के माध्यम से किसान अपनी फसल मंडी के बाहर या देश में कहीं भी बेच सकती है। मेरा सवाल है कि इसमें नया क्या है, क्योंकि ये तो पहले से ही है। अगर उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे तो 1976 में ही जोनल रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया था। क्या था वो? क्योंकि जोनल रिस्ट्रिक्शन के अंदर गेहूं को पंजाब के बाहर कई अन्य जगह पर बेचा नहीं जा सकता था। नवंबर 1976 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दी कि गवर्नमेंट का ऐसा करना गलत है और वो किसानों को अपनी उपज को इस देश में कहीं भी बेचने से रोक नहीं सकती। उसके बाद जनता दल की गवर्नमेंट आई और उन्होंने कहा कि द ऑल नेशन इज अ वन जोन। अब सवाल यह है कि किसान निजी व्यापारियों को अपनी फसल क्यों बेच रहा है, जबकि उनके लिए मंडियों का निर्माण किया गया है। तो इसकी दो वजह है। पहली वजह यह है कि मंडियों का पर्याप्त संख्या में उपलब्ध ना होना। 1976 में इस देश में 4100 के आसपास मंडियां थी, यानी कि किसान अगर अपनी उपज को बेचना चाहता है तो लगभग उसे 775 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये कहा गया कि अगर किसान अपनी फसल को बेचना चाहता है तो उसे जो सफ़र करना पड़ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का हो। इस बात को ध्यान में रखकर यह तय किया गया कि मंडियों का उपलब्ध होना यह लगभग 80 किलोमीटर के दायरे में ही होगा, यानी कि किसी भी किसान को अगर मंडी में जाना है तो उसे पहले की तरह 775 किलोमीटर दूर जाना नहीं पड़ेगा, बस 80 किलोमीटर जाना पड़ेगा। उस हिसाब से अगर काम हुआ होता तो आज देश में लगभग 41,000 मंडियां होती, लेकिन ऐसा नहीं है। 2019 तक इस देश में लगभग 6,300 के आसपास ही मंडियां हैं। और मंडी की परिधि के बाहर जो भी व्यापार होगा उस पर ना राज्य का कोई टैक्स होगा और ना ही केंद्र सरकार का कोई टैक्स होगा। कुछ लोग तर्क में यह कहते हैं कि मंडियों को दिए जाने वाला कर जो है वह बेवजह है, उसका कोई उपयोग नहीं होता। और सरकार ने जो कृषि उपज व्यापार संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 में मंडियों के बाहर जो व्यापार होने वाला है उन पर कोई किसी प्रकार का भी कर नहीं होगा, ये जो प्रावधान किया है वो उल्टा सरकार का ही नुकसान करेगा। कैसे? अब मैं बताता हूँ। पंजाब का ही उदाहरण लीजिए। पंजाब में मंडी कर ग्रामीण विकास कर तथा आढ़तियों का कमीशन 60% है। यही स्थिति हरियाणा में भी है। यह राज्य इन करों का प्रयोग ग्रामीण संरचनात्मक ढांचे के विकास हेतु करते हैं, जैसे कि ग्रामीण सड़क का निर्माण, विद्युतीकरण और पीने के पानी की सुविधा।
मंडियों के कमज़ोर होने से कोई अच्छे परिणाम हमारे सामने आए हैं, ऐसा भी कोई उदाहरण नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर बिहार को देखा जाए तो 2006 में वहाँ एपीएमसी एक्ट का निर्मूलन किया गया और अब वहाँ की सिचुएशन ये है कि मैच पर क्विंटल 1850 होकर भी वहाँ के किसान 1100 या 1000 में अपनी में फसल को बेच कर आते हैं। बुरे दिन उन पर आए हैं, इसलिए वो अपनी फसल को ज़्यादा रकम मिलने के लिए हरियाणा और पंजाब की तरफ कूच करते हैं, क्योंकि वहाँ की एपीएमसी मंडीज में उन्हें अच्छी रकम मिलती है। मैं आपके माध्यम से सदन को यह आग्रह करना चाहता हूं कि एक तो भारत सरकार की बुद्धि पर आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि जो हम कानून लाए हैं उस कानून लाने का अधिकार भारत सरकार को है। यह मैं पहले भी कह चुका हूं। किसान आंदोलन से चर्चा और सहमति, इन दो शब्दों का नीति या फिर कानून बनाने के वक्त कितना महत्व होता है, यह हम समझ रहे हैं। सहमति तैयार करना और विवादों का हल निकालना ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप कोई नीति बना रहे हो तो उस नीति के बारे में अगर स्वीकृति लेनी है, बड़ी पैमाने पर लेनी है, तो ये करना बहुत ही ज़रूरी होती है। आमतौर पे जिन वर्ग के बारे में यह नीतियाँ बनाई जा रही है उनके प्रतिनिधि तथा उस विषय के विशेषज्ञ चर्चा के लिए पाचारण करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे काम संसदीय समितियों के द्वारा किया जा सकता है, जहां पर सांसद विशेषज्ञों के साथ किसी बिल के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। उस बिल के बारे में जो कमियां हैं उनके बारे में उन्हें ज्ञान मिलता है और पक्ष की सीमा से बाहर जाकर उस बिल के बारे में उसे अच्छा बनाने के लिए वह निष्पक्ष राय दे सकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पहले तो यह बिल ही अध्यादेश के रूप में प्रस्तुत किए गए, फिर जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो हड़बड़ी में लोकसभा में स्टैंडिंग कमेटी के पास ना भेजते हुए पास किया गया और फिर राज्यसभा में लोगों ने विरोध किया, सांसदों ने। Thank you, Mr. Speaker. I would like to support my colleagues who have already spoken, but also to oppose the motion on the following three constitutional grounds, sir. The bill violates the basic tenet of federalism enshrined in our Constitution. I request him to withdraw the bill. Thank you, Mr. Speaker. किसानों का मानना है कि सरकार इन विधेयकों के माध्यम से उन्हें उद्यमपतियों की रहम पर छोड़ने की दिशा में एक कदम बढ़ा चुकी है और यह डर किसी विशेष वर्ग में नहीं है, वह फैल चुका है। वह छोटे, लघु और बड़े किसानों तक फैल चुका है। छोटे किसानों को यह लगता है कि वह अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठेंगे और बड़े किसानों को लगता है कि इस बदलाव का सामना वो कुछ समय तक तो निश्चित ही तौर करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद अंत में बड़े उद्यमपतियों के सामने वो हार ही जाएंगे। किसानों के मन में ये बात पक्की हो चुकी है कि सरकार धीरे धीरे एपीएमसी मार्केट्स को कमज़ोर करके अंत में एमएसपी से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। हालांकि सरकार ने आश्वासन के रूप में ये कहा गया है कि एमएसपी का उल्लेख भी इस नए एक्ट में नहीं है और ना ही एमएसपी को कोई धक्का लगेगा आने वाले फ्यूचर में भी। लेकिन फिर भी किसान इस सरकार की कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहती। इस सरकार के तौर तरीके अगर आप देखोगे तो आपको भी पता चलेगा कि इनकी कथनियाँ एक होती है और करनी एक होती है, जैसे कि नोटबंदी, जीएसटी जैसे मामले हमारे सामने प्रस्तुत है। 2014 में सत्ता में आने से पहले स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने का वादा किया था। फिर एक साल में ही कोर्ट में एफिडेविट प्रस्तुत करके कहा कि ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। 2016 में कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि ऐसा कोई वादा नहीं किया था और फिर बाद में अरुण जेटली जी ने अपने बजटीय भाषण में कहा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें उन्होंने पहले से ही लागू की है। तो ये ऐसे ही करते हैं, बोलते कुछ है और करते कुछ और है। इस कानून की वजह से किसान देश में कहीं भी अपनी उपज को बेचने के लिए आज़ाद है, ये कहा गया है। लेकिन किसानों का कहना यह है कि इस देश में कहीं भी अपनी उपज को बेचने के लिए जो परिवहन खर्चा लगता है वो कैसे उठाएंगे। दूसरी बात जिस पर हम गौर करना चाहेंगे और वो है भारतीय मानसिकता। व्यापार करते वक्त भारतीय लोग हमेशा
रिश्तेदारों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, ना कि व्यापारियों पर। अब यहाँ पर आड़तियों से किसानों का रिश्ता बन चुका है। आड़ती उस किसान का पारंपरिक एटीएम है। किसान को बेटी की शादी करनी हो, बुआ का भात भरना हो, बहन का छूछक देना हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बाप की दवाई करानी हो, सिर पे साफा बांधता है और सीधा मंडी में आड़ती किया जाता है। सरकार कितना भी क्यों न बोले कि यह कानून ऐतिहासिक है तथा किसानों के पक्षधर है, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार इन कानूनों के माध्यम से अपने आप को कृषि व्यापार से दरकिनार करना चाहती है। सरकार यह चाहती है कि निजी निवेशक यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स इस क्षेत्र में आसानी से आए। यहाँ तक गलत कुछ नहीं है और ना ही बात सिर्फ इन कानूनों की है, लेकिन जिस तरीके से ये कानून प्रस्तुत किए गए और पारित किए गए, उसे देखते हुए सरकार की मंशा को लेकर मन में एक संदेह निर्माण होता है।